अध्याय 13। हजारों चांद और पहाड़। बहुत समय बाद उन्हें लकड़ी के मोजों की बहुत ही धीमी आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर उन्होंने देखा कि ट्रुओंग हैंगाना टिचथुई का हाथ पकड़कर घर से बाहर जा रहा है। टिचथ्यू ने लकड़ी के तलवों वाले हरे कपड़े के जूते पहने थे, जिन पर एक दूसरे के सामने खिले हुए 2 गुड़हल के फूलों की कढ़ाई की गई थी। उसने स्पष्ट रूप से उन्हें खुद कढ़ाई की थी और वे बेहद नाजुक लग रहे थे। गर्मियों की दोपहर की धूप चकाचौंध कर रही थी। टिचथुई छोटी और सुंदर थी, तेज धूप में खड़ी थी। उसकी त्वचा इतनी गोरी थी कि वह अंधा कर रही थी। उसने अंगूर की जाली के नीचे खड़े 2 आदमियों को शालीनता से सलाम किया। नमस्ते 2 बड़े भाई, मैं हूँ एडिच। होआंगटू जल्दी से खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मिस एडिच का खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है। इस बार तू तान और मैं बेशर्मी से आपको परेशान करने आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप नाराज नहीं होंगे। टिचथुई ने अभिवादन का उत्तर दिया। झिझकते हुए कुछ कहना चाहा, लेकिन अंत में सिर्फ सिर हिलाया, सिर झुकाया और अंगूर की जाली के नीचे बैठ गया। चूतू टैन खड़ा हुआ और बोला, क्या दूसरे भाई ट्रुओंग ने चाचा से मदद नहीं मांगी? क्या आप मुझे अपने साथ अंदर ले जा सकते हैं? ट्रुओंग हंग आन्हे ने होआंगटू को देखा, टिचथुई को सिर हिलाया, फिर चूतू तान को अंदर ले गया। होआंगटू के साथ अकेली रह गई। टिचथुई बेचैन हो गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और उलझन में अपनी उंगली काट ली। होआंगटू ने धीरे से पूछा, मिस एडिच, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? टिचथुई ने अपना सिर झुका लिया। काफी देर बाद उसने थोड़ा सा सिर हिलाया। क्या आपके पास प्राचीन केक बनाने का कोई रहस्य है? टिचथुई एक पल के लिए झिझकी, फिर धीरे से ऊपर देखा। होआंगटू ने उसे देखकर मुस्कुराया। पहले मुझे प्राचीन केक खाना पसंद नहीं था क्योंकि मुझे वे थोड़े संदिग्ध लगते थे। लेकिन उस दिन आपने जो केक बनाया था वह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट था। मुझे इसे खाने की लालसा थी। मैं आपसे यह नहीं छिपाऊंगा, मुझे लगता है कि आपके खाना पकाने के कौशल को इस चांगान शहर में प्रथम स्थान दिया जा सकता है। प्रिंस की चमकदार और मिलनसार मुस्कान को देखकर टिचथुई को कुछ हद तक आश्वस्त महसूस हुआ। उसने अपने होंठ काटे और धीरे से जवाब दिया। उसकी आवाज मच्छर की तरह छोटी थी। मेरी माँ मेरे जन्म के साथ ही गुजर गई और मैंने बहुत छोटी उम्र से ही खाना बनाना शुरू कर दिया था। शायद यह सिर्फ एक आदत है। प्रिंस ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर से पूछा, तुम्हारी माँ को गुजरे हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे पिता ने दोबारा शादी नहीं की है। तुम्हें खाना क्यों बनाना पड़ता है? मेरे पिता का स्वभाव थोड़ा मुश्किल है। वह हकलाते हुए बोली, जब मैं 7 या 8 साल की थी तो मेरे पिता एक शरणार्थी महिला को यह कहकर लाए कि वह उनके लिए एक बेटे को जन्म देगी। मैं उस महिला से बहुत डरता हूँ। वह हमेशा मुझे मारती और डांटती है, लेकिन मुझे पता है कि वह वही है जिसने मेरे पिता के बेटे को जन्म दिया है, इसलिए मैं शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता। बाद में मेरे पिता ने शराब पीकर उसे पीटा। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और चली गई। होआंगटू के पास लू चिगुएन पर टिप्पणी करने के लिए और कोई शब्द नहीं थे। केवल इतना ही कहा, यह अच्छा है, अन्यथा आपको फिर से भुगतना पड़ता। बाद में जैसे जैसे मेरे पिता बड़े होते गए, वे हतोत्साहित होते गए। तुम पहाड़ पर बेहोश क्यों हो गए? टिचथुई ने अपने निचले होंठ को जोर से काटा। उसकी छाती जोर से धड़कने लगी। होआंगटू ने सोचा कि टिचथुई रोने ही वाली थी। तभी वह अचानक बोल पड़ी। उसकी आवाज भारी हो गई। मेरे पिता ने किसी का पैसा स्वीकार कर लिया?
और मेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करने के लिए मजबूर करना चाहते थे जो मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैंने एक रस्सी ली और आत्महत्या करने के इरादे से पहाड़ पर चढ़ गया। अंत में मैं बेहोश हो गया। इसलिए पूरे दिन मैंने खुद को दूसरे भाई ट्रोंग के घर में बंद कर लिया। बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई, डर था। मेरे पिता द्वारा पकड़े जाने के डर से होआंग तुहा ने इस झूठ का पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि केवल धीरे से सांत्वना दी। चिंता मत करो, त्रुओंग नी का वफादार, ईमानदार है और पूरे दिल से आपके साथ व्यवहार करता है। अतीत की हर बात अतीत है। मेरा मानना है कि भविष्य में आपका जीवन निश्चित रूप से सुखी और पूर्ण होगा तथा सब कुछ आपकी इच्छानुसार होगा। आदि ने अपने आंसू निगल लिए और सिर हिला दिया। उनकी गीली पलकें उनकी आंखों को ढक रही थी। वे अत्यंत दयनीय दिख रही थी। मैंने सुना है कि उस दिन द्वितीय भाई त्रुओंग आपको धूप बत्ती चढ़ाने के लिए तिएन फुक पगोड़ा ले गए थे। उस दिन बहुत हंगामा हुआ था। क्या तुम दोनों डर गए थे? यह सुनकर एडिच ने अचानक अपनी मुट्ठियां भींच लीं और काफी देर बाद धीरे धीरे उन्हें ढीला करते हुए, घुटते हुए जवाब दिया, नहीं। उस दिन मैंने पहले तो जाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन घर की महिला ने दूसरे भाई झांग से कहा कि शादी से पहले उन्हें आशीर्वाद के लिए मंदिर में प्रार्थना करनी चाहिए, इसलिए मुझे घूंघट पहनकर उनके साथ जाना पड़ा। होआंग तुहा ने सिर हिलाया। मैं इस मामले की जांच में दाई ली तू की मदद कर रहा हूँ। अगर यह सुविधाजनक हो तो क्या आप मुझे उस समय की स्थिति बता सकते हैं? तिचथुई ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन झिझकती रही और बोलना जारी नहीं रखा। होआंग तुहा ने उससे आग्रह नहीं किया। तिचथुई एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, मैंने और त्रुओंग नीका ने सुना कि उस दिन एक हिजड़े को जलाकर मार दिया गया था। तुम दोनों उस समय कहाँ थे? हमने उस समय बिजली काउंटर पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा देखा, इसलिए हम चुपके से मंदिर के पीछे चले गए। मैं अभी कुछ कदम ही चला था कि मुझे पीछे से शोर सुनाई दिया। मैंने पलटकर देखा कि सभी लोग मेरी ओर भाग रहे थे, मानो कोई ज्वार की लहर आ रही हो। दूसरे भाई ट्रोंग ने मुझे जल्दी से खींचकर भाग लिया। फिर हम दोनों दीवार के एक कोने में छिप गए, वहीं खड़े रहे। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, उसके पीले गाल अचानक लाल हो गए। उस भाव को देखकर होआंग तुहा को अचानक याद आया कि उस दिन लीथू बाक ने भी उसे अपनी बाहों में सुरक्षित रखा था। उसने अचानक सोचा, क्या यह सच है कि त्रुओंग हंग आन्ह ने भी उस समय इस कमजोर और नाजुक लड़की की रक्षा एक ईख की तरह की थी? बाद में भीड़ तितर बितर हो गई और हमने सुना कि आगे किसी को बिजली गिरने से चोट लगी और वह मर गया। दूसरा भाई झांग, इस पर वह झिझकी, फिर अपने होंठ काटे और धीरे से बोली, उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति पर बिजली गिरी होगी वह बहुत भयानक लग रहा होगा, बेहतर है कि जाकर न देखें। इसलिए हम घर चले गए। होआंग तुहा को याद आया कि उसने और त्रुओंग हंग आन्ह ने पहले क्या कहा था। उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई, तुम दोनों हमेशा साथ रहते हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि उस समय कौन जलकर मर गया। बाद में मैंने सुना कि राजकुमारी के महल का हिजड़ा उसके हाथ कसकर मुट्ठियां कस ली। उसकी आवाज कर्कश और कष्टपूर्ण थी। उस समय मैंने सोचा, शायद उसने बुरा किया था और उसे उसका दंड मिल रहा था, अन्यथा इतने सारे लोग क्यों थे। लेकिन आकाश ने केवल गरज के साथ उसे जला दिया। उसकी उदास, घुटी हुई आवाज सुनकर, हालांकि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, होआंग तुहा को फिर भी जोर से कहना पड़ा, मिस एडिच, आप झूठ बोल रही हैं। तिचथुई के हाथ कांपने लगे। उसने अपनी आंखें चौड़ी कीं और होआंग तुहा को भयभीत होकर देखा। होआंग तुहा ने केवल धीरे से कहा, मैं वास्तव में इसे छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकता,
उस दिन मैं भी तिएन फुक पैगोडा में था। परिस्थितियों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आप आसानी से भीड़ के बीच से निकल सकते थे। कम से कम आपने जो टोपी पहन रखी थी वह इतनी भीड़ में टिकी नहीं रहती। इसके अलावा वह दूसरों को अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करती, इसलिए वह निश्चित रूप से गलती से अपनी टोपी नहीं खोएगी, है ना? तिचथुई चुप रही। उसका पीला चेहरा तुरंत राख जैसा हो गया। उसके मुट्ठे वाले हाथ भी ढीले होकर मेज पर गिर पड़े। मिस एडिच, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इसे अब और न छिपाएं। दरअसल चूतू तान भी त्रुओंगन्हीका से उस समय की स्थिति के बारे में पूछेगा। अगर उसकी और उसकी बातें मेल नहीं खाती तो परेशानी होगी। हालांकि वह इसे सहन नहीं कर सके, फिर भी राजकुमार हाँ को पूछना पड़ा। मुझे लगता है कि आपने उस हिजड़े को जलकर मरते हुए देखा होगा, है न? हाँ, हम भी उस समय सामने वाले हॉल में थे। तिचथुई जानती थी कि वह हुआंग तुहा से यह बात नहीं छिपा सकती, इसलिए उसे कांपते हुए जवाब देना पड़ा। उस समय वहां बहुत भीड़ थी। ट्रुओंगन्हीका ने पाया कि अगरबत्ती और मोमबत्ती के बगल वाला क्षेत्र कम भीड़भाड़ वाला लग रहा था, इसलिए उसने मुझे रोक लिया। दरअसल मोमबत्ती और धूप बत्ती के पास एक खाली जगह थी, लेकिन उसे लाल रस्सी से बांध दिया गया था, जिससे कोई भी उसके पास नहीं आ सकता था। तभी पीछे से किसी ने मुझे टक्कर मार दी, जिससे मेरी टोपी रस्सी में गिर गई। मैं इतना डर गया था कि मैं बैठ गया और अपना चेहरा ढक लिया, इस डर से कि कोई मुझे देख लेगा। दूसरे भाई झांग ने मुझे इंतजार करने को कहा, फिर जल्दी से रस्सियों के ऊपर से कूदकर मोमबत्ती के पास गया और मेरी टोपी उठाने में मेरी मदद की। यहाँ तक बोलते हुए उसने अनजाने में अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आवाज टूट रही थी जैसे कि वह खुद से बात कर रही हो। मैं अपना चेहरा ढंककर जमीन पर बैठी थी जब अचानक मैंने एक जोरदार विस्फोट सुना। यह पता चला कि मोमबत्ती पर बिजली गिरी थी और विस्फोट हो गया। मैं भी हवा की तेज लहर से गिर गया और मैंने देखा कि आसपास के लोग घबरा रहे थे, चीख रहे थे और भाग रहे थे। दूसरा भाई त्रुओंग जल्दी से अपनी बहन को कसकर गले लगाने के लिए दौड़ा, जल्दी से उसके शरीर पर लगी आग को बुझाया, फिर उसे बचाकर बाहर भाग गया। मैंने उसे अपनी टोपी पकड़े देखा, लेकिन सारी अफरा तफरी के बीच मेरे पास उसे उठाने का समय नहीं था। हम अभी कुछ ही कदम चले थे कि हमने लोगों की चीखें सुनी। हमारे चारों ओर की चीखें दब गईं। यह बहुत ही दयनीय था। उस हताश चीख ने उसे ऐसा महसूस कराया कि उसके अंदर का सारा शरीर टूट रहा है। वह खुद को पीछे मुड़कर देखने से रोक नहीं पाई। भीड़ के बीच में उसने एक आदमी को देखा जिसका पूरा शरीर जल रहा था। न केवल उसके कपड़े बल्कि उसका पूरा शरीर जल रहा था, उसके बालों से लेकर उसकी उंगलियों तक, यहाँ तक कि उसके जूते भी। वह अब किसी मांस और खून वाले व्यक्ति की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि तेल में भीगे हुए भूसे के बिजुका की तरह लग रहा था, जो भयंकर रूप से जल रहा था। उसने उसका चेहरा भी देखा, हालांकि उस पर छाले पड़ गए थे और आँख से झुलस गया था। बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने स्पष्ट रूप से पहचान लिया कि वह व्यक्ति वेई शी मिन था, वह क्रूर हिजड़ा जिसने उसे तब तक पीटा था जब तक वह बेहोश नहीं हो गई और फिर उसे सड़क पर फेंक दिया, जिससे वह इस स्थिति में आ गई। ट्रुओंग हैंग आने ने अपनी आंखों को ढकने के लिए अपना हाथ उठाया, घबरा गई और कहा, मत देखो। उसने अपने दांत पीस लिए और पीछे मुड़ गई। ट्रुओंग हैंग एनह के साथ बाहर निकल गई, भीड़ का पीछा करते हुए, जबकि वेई शी मिन बुरी तरह चिल्ला रही थी। आखिरकार वे दीवार के एक कोने में घुसने में कामयाब हो गए। ट्रुओंग हैंग एनह ने उसे बचा लिया। भीड़ द्वारा रौंदे जाने से बचने के लिए वे दोनों दीवार से सट गए। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ अभी भी उसकी टोपी को कसकर पकड़े हुए था। किसी कारण से
उसके आंसू बहते रहे। टिचथुई ने चुपचाप टोपी ली और उसे अपने सिर पर रख लिया। आधे से ज्यादा लोग तितर बितर हो गए थे और वेई शी मिन ने चीखना बंद कर दिया था, शायद वह मर चुकी थी। ट्रोंग हैंग आन्ह ने उसका हाथ थामा और भीड़ में शामिल हो गया। उसका हाथ मोटा और गर्म था और हर बार जब वह उसका हाथ पकड़ता तो वह पूरी तरह से उसके हाथ को ढक लेता, मानो वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। टिचथुई ने लगभग सब कुछ बता दिया, बस इस तथ्य को छिपाते हुए कि वह वेई शी मिन को जानती थी। यह देखकर कि उसकी कहानी में कोई महत्वपूर्ण खामियां नहीं थी, हुआंग तुहा ने उसका धन्यवाद किया। इस समय चू तुतान और ट्रुओंग हैंग आन्ह जो थोड़ी देर के लिए घर में थे, वे भी बाहर आ गए। चू तुतान मुस्कुराए और कहा, चाचा कुछ होते देखकर खुश हैं। उनकी आत्मा तरोताजा हो गई है और वे तुरंत स्वस्थ हो गए हैं। यह बहुत अच्छा है। वे चारों नूडल्स खाने बैठ गए। यह देखकर कि देर हो रही है, राजकुमार हा ने तुरंत ट्रुओंग हैंग एन और ए डिच को अलविदा कहा। ट्रुओंग परिवार के घर से निकलते हुए राजकुमार हा और चू तुतान ने दूसरे दो की कहानियों का मिलान करना शुरू कर दिया। राजकुमार हा को टिचथुई के शब्दों को याद करते हुए चू तुतान ने टिप्पणी की, मैंने दूसरे भाई ट्रोंग से उस दिन तिएन फुक पगोड़ा की कहानी के बारे में पूछा। ऐसा लगता है कि उनकी कहानी भी ऐसी ही है। जिस दिन यह घटना घटी, वे वास्तव में तिएन फुक पैगोडा में मौजूद थे और जब गोई ह्यमान को जलाकर मार दिया गया तो वह मोमबत्ती के पास उसकी टोपी उठा रहा था। उन्होंने वेई शी मिन की मृत्यु देखी। हुआंग तुहा ने सिर हिलाया। टिचथुई ने भी ऐसा ही कहा। दूसरे भाई झांग ने कहा, उस समय उन्हें नहीं पता था कि वह व्यक्ति वेई शी मिन था और उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि वेई शी मिन ने आग कैसे लगाई। यह बिंदु अभी भी संदिग्ध है। हुआंग तुहा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, डाली मंदिर से किसी से जांच करने के लिए कहो। द्वितीय भाई ट्रुओंग को इस बारे में कब पता चला, वेई शी मिन के जलकर मरने से पहले? क्या द्वितीय भाई ट्रुओंग को टिचथुई की अंदरूनी कहानी पता थी? चू तुतान ने उत्साह से सिर हिलाया। डाली मंदिर के लोगों के एक समूह को आदेश देने में सक्षम होना बहुत अच्छा लगता है। हुआंग जीहे ने असहाय होकर अपने सामने घमंडी युवा स्वामी को देखा, यह सोचकर कि वह अपने नौकरों को भी आदेश नहीं दे सकता। उसे अचानक उसकी वर्तमान खुशी का एहसास हुआ। झू जी किन के घर पहुंचने और अपने कपड़े बदलने के बाद हुआंग जीहे ने उसे विदा किया। खोपड़ी को ले जाकर कुई के राजकुमार की हवेली में लौटने की तैयारी की। उसे दरवाजे पर विदा करते समय झू जी किन ने पूछा, हिजड़े, क्या तुम दूसरे भाई झांग और शिकुई की कहानी डाली मंदिर में सुनाने जा रहे हो? हुआंग तुहा ने अपना सिर हिलाया। चू तुतान ने राहत की सांस ली। यह सही है, टिचथुई। बहुत दयनीय। अगर लोगों को दया के कारण मार दिया जाता है तो फिर अदालत को कानून की क्या जरूरत है? हुआंग तुहा ने धीरे से कहा, फिर पश्चिम में डूबते सूरज की ओर देखा, फिर एक क्षण रुककर आगे कहा, हालांकि वह और त्रुओंग नी का वर्तमान में संदेह के घेरे में है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए उन्हें अभी पूछताछ के लिए भेजना सुविधाजनक नहीं है। चू तुतान ने उदास होकर उसकी ओर देखा और मुंह बनाया। हुआंग तुहा ने उसे अनदेखा किया। यह एक हत्या का मामला है, भावनाओं में बहकर काम मत करो। मैं डाली मंदिर के लोगों को लू जियुआन, शी थुई और झांग एर्जी का बारीकी से पालन करने के लिए सूचित करूंगा। युवा स्वामी, उन्हें कोई संदेश न भेजें। चू तुटैन ने उसे नए सिरे से बहाल किए गए सिर वाले बैग को अपनी नजरों से दूर ले जाते हुए उदास होकर देखा, जिससे वह और भी दुखी हो गया। बैग को वापस क्वी वुओंग हवेली में ले जाते हुए द्वारपाल ने उसे देखा और जल्दी से दौड़कर बैग को विनम्रतापूर्वक ले लिया। हिजड़ा डुओंग वापस आ गया है, राजा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कोई जरूरत नहीं, धन्यवाद, मैं इसे खुद ले जा सकता हूँ।
हुआंग तुहा ने बैग को कसकर पकड़ लिया। अगर उसके अंदर की चीज मिल गई तो क्या अब से पूरे महल में उसे एक विकृत व्यक्ति के रूप में नहीं जाना जाएगा? क्या महाराज मेरा इंतजार कर रहे हैं? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम वापस आओ तो तिन्ह डू पोर्च पर उसे बता देना। लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए मैं इंतजार करने के लिए सीधे गेट रूम में चला गया। हुआंग तुहा चौंक गया। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ कि ली थू बाग को गार्ड रूम में जाकर इंतजार करना पड़ा। उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और अंदर भागी, और निश्चित रूप से उसने देखा कि वहां कई गार्ड घबराए हुए खड़े थे, जबकि प्रिंस क्वी अकेले अंदर बैठकर आधिकारिक दस्तावेज पढ़ रहे थे। कागजों के मोटे ढेर में अब केवल कुछ बिखरे हुए पन्ने बचे थे। वह जल्दी से अंदर गई और सलाम किया। यह नौकर 1000 बार मरने का हकदार है। उन्होंने इत्मीनान से एक दस्तावेज पलटा और उदासीनता से पूछा, तुमने क्या अपराध किया है? गुलाम, कल रात की बात भूल गया। मालिक ने मुझे बताया था। क्या? उसने इत्मीनान से दूसरा पन्ना पलटा। हुआंग तुहा के पास जोखिम उठाने और जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महामहिम का अपॉइंटमेंट है। अगर तुम नहीं कहोगे तो मैं भूल जाऊंगा। उसने आखिरी दस्तावेज पढ़ना समाप्त किया, उसे मोड़ा और मेज पर फेंक दिया, फिर अपनी भौहें उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखें उसके रवैये की तरह ही ठंडी थी, अथाह, जिससे हुआंग तुहा के रोंगटे खड़े हो गए। उसके सीने में एक बुरा एहसास उमड़ रहा था। उसके पीछे कैन डुक ने ली थू बाग को दस्तावेजों के ढेर को व्यवस्थित करने में मदद की। ली थू बाग ने दस्तावेजों का ढेर उठाया और सीधे दरवाजे से बाहर निकल गया। हुआंग तुहा के पास से गुजरते हुए उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। हुआंग तुहा ने उसके पीछे दौड़ने का जोखिम उठाया और उसे इंतजार कर रही गाड़ी में चढ़ते देखा। उसने आश्चर्य से पूछा, महामहिम थाई कुक पैलेस जाने की योजना बना रहे हैं? मैं ताई ची पैलेस क्यों जाता हूँ? उसने उसे ठंडे भाव से देखा। मैं इतना व्यस्त हूँ कि अपनी आंखें भी नहीं खोल सकता। हर दिन काम से भरा होता है। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए किसके पास समय है? हाँ। उसे दोषी महसूस हुआ। उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया और क्षमा प्रार्थी भाव से देखने लगी। यहाँ आओ, उसने ठंडे स्वर में कहा। हुआंग तुहा ने अचानक कहा, आ। 6 विभागों का कार्यालय ताई ची पैलेस के सामने है। हम आपको रास्ते में वहां ले चलेंगे। हाँ, धन्यवाद महाराज, उसने उदास होकर उत्तर दिया। उसके स्वर में कृतज्ञता का कोई भाव नहीं था। क्या ऐसा है? इस बार वह ली शुबाई द्वारा पकड़ा गया था। वह निश्चित रूप से रास्ते में कष्ट सहेगा। गाड़ी में वातावरण वास्तव में बहुत भारी था। यहाँ तक कि कांच के फूलदान में मछली भी पानी में गहराई तक गोता लगाना जानती थी। महान तांग के सबसे भयानक राजकुमार को डराने के डर से हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। रास्ते में दोपहर की धूप भी दरवाजे की दरारों से छनकर अंदर आ रही थी, जो गाड़ी के झटके के साथ मंद मंद चमक रही थी। कभी कभी सूरज की रोशनी के कुछ बिंदु ली शुबाई के चेहरे पर पड़ते थे। चमकीली पीली धूप उसके चेहरे की विशेषताओं को और भी अधिक कोणीय और दूर बना देती थी, जिससे दूरी और अप्राप्यता का भाव झलकता था। हुआंग ज़ीहे चुपके से ली शुबाई को देख रहा था जब उसने अचानक उसे पूछते हुए सुना, क्या तुम राजकुमारी की हवेली में वुजुआन से मिले थे? वह जानती थी कि वह कार में पूछताछ से बच नहीं सकती, लेकिन उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि पहला सवाल इस तरह का होगा। राजकुमार हाँ एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर झिझकते हुए बोले, हाँ, आज सुबह जब मैं राजकुमारी के महल में था तो मैंने उसे आते देखा। ली थू बाग ने हुआंग तुहा को तिरछी नजर से देखा। उसके चेहरे पर केवल सहानुभूति की झलक थी। फिर उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। वह उसे बहुत देर तक गौर से देखता रहा।
उसकी आवाज धीमी हो गई क्योंकि उसे धीरे से बोलना पड़ा। तुम क्या सोचती हो? राजकुमार हा को अचानक समझ आ गया। वह वो तुयेन और राजकुमारी डोंगजूंग के बीच के अस्पष्ट मामले के बारे में पूछ रहा था। अचानक उसकी सारी शांति और धैर्य उत्तेजना के इस क्षण में गायब हो गया। वह बिना जाने क्या बोल गई। यह मेरी भतीजी का निजी मामला है, इस नौकर की परवाह करने की हिम्मत नहीं है। ली थू बाक ने उसकी ओर देखा और हंसा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी ठंडी थी। केवल उसके मुंह के कोने ऊपर उठे हुए थे, आधे मुस्कुराते हुए, आधे नहीं। बकवास। राजकुमार हा ने प्रतिशोध लेने के इरादे से अपने होंठ हिलाए, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह किसी और की छत के नीचे खड़ी थी और अभी भी उसे उसके द्वारा दिए जाने वाले वेतन पर निर्भर रहना था। हालांकि यह दयनीय रूप से छोटा था, इस तथ्य की तो बात ही छोड़िए कि उसे इस व्यक्ति से चिपके रहने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। वह अपने सभी प्रयासों को बर्बाद होने कैसे दे सकती थी? ऐसा सोचते हुए उसने अपनी आंखें नीची कर लीं, अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया और धीरे से कहा, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। यह नौकर समझता है। वह और मैं अतीत में हैं। शायद हम इस जीवन में अब एक साथ नहीं हो सकते। क्या होगा यदि आपके माता पिता का मामला सुलझ जाए और उन्हें पता चले कि उन्होंने आपको गलत समझा था? उसने जवाब दिया। यह सुनकर हुआंग तुहा बहुत देर तक स्तब्ध रहा। फिर उसने जवाब दिया, बात करने के लिए उस दिन तक इंतजार करो। ली थू बाक ने कुछ नहीं कहा। कांच का फूलदान लेने के लिए अपना हाथ उठाया और फूलदान के किनारे को झटका दिया। टिंग की आवाज के साथ छोटी मछली उछली, सतह पर आई और पानी में तेजी से गोता लगाने लगी। ली थू बाक ने उसे ठंडे भाव से देखा, फिर 7 बार अपनी उंगलियां चटकाईं और तुरंत ही छोटी मछली शांत हो गई। ली शुबाई ने फूलदान को मेज पर रख दिया, फिर से अपनी उंगली से फूलदान के किनारे को हिलाया, जिससे वह फिर से घबरा गई। हुआंग जीहे ने आश्चर्य से ली शुबाई को देखा। उसे समझ में नहीं आया कि मछली को इस तरह चिढ़ाने का उसका क्या मतलब था। लेकिन ली शुबाई ने उसकी तरफ नहीं देखा और शांति से कहा, किसी ने मुझे पहले एक बार कहा था, एक मछली की याददाश्त सिर्फ उंगली के 7 झटकों तक ही होती है, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा या बुरा व्यवहार करें। उंगली के 7 झटकों के बाद वह आपके द्वारा किए गए हर काम को भूल जाएगी। हुआंग तुहा ने चुपचाप अपनी नज़र छोटी मछली से हटाकर उस पर घुमाई, लेकिन देखा कि वह अभी भी ठंडा था, कोई रवैया नहीं दिखा रहा था। उसकी नज़र हुआंग तुहा पर रुक गई, जो चुपचाप उसे घूर रहा था। उसकी आवाज़ ठंडी और धीमी थी, इसलिए भले ही मैं एक मछली पालूं, इसका कोई मतलब नहीं है। चाहे मैं खुद को इसके लिए कितना भी समर्पित कर दूं, मेरी उंगलियों के 7 झटकों के बाद यह सब कुछ भूल जाता। जब वह अपनी पूंछ हिलाकर अपनी दुनिया में वापस तैर गया, तो उसने पीछे मुड़कर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। हुआंग तुहा ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन जब वह अभी भी उलझन में था, तो उसने नजरें दूसरी ओर घुमा ली और किसी और चीज के बारे में पूछा। आज पूरे दिन तुम इधर उधर भागते रहे, क्या तुम्हें कुछ फायदा हुआ? हुआंग तुहा अपने विचारों में उलझा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह एक विषय पर बात करते हुए अचानक दूसरे विषय पर क्यों चला गया, मानो वह नहीं चाहता था कि वह यह अनुमान लगाए कि वह क्या सोच रहा है। वह एक पल के लिए बेसुध हो गई। फिर उसने राजकुमारी की हवेली, लू परिवार की धूप की दुकान और झांग हैंगिंग के घर में जो कुछ देखा और सुना था, उसे बताया, केवल वू जुआन के साथ अपनी मुलाकात को छोड़कर। जब तक उसने अपनी बात खत्म की, गाड़ी ताइजी पैलेस में आ चुकी थी। ली शुबाई उसके साथ गाड़ी से उतरने ही वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि वह एक बैग ले जा रही है, तो उसने पूछा, यह क्या है? हुआंग तुहा ने तुरंत बैग खोला, जिसमें सिर दिखाई दिया। ली थू बाक को सफाई की समस्या थी,
इसलिए उसने उसे छूने की जहमत नहीं उठाई, बस उस पर नजर डाली और पूछा, तुम्हें भी चू तू टैन जैसी ही आदत है, फिर भी यह चीज अपने साथ रखते हो? उसने सावधानीपूर्वक सिर को वापस अपने थैले में रख लिया और कहा, यह नौकर इसे रानी के पास लाया था। मुझे आशा है कि रानी इस सेवक पर कुछ दया दिखाएंगी। लीथू बाक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वह त्रिना तुयत सैक। होआंग तू हा ने सिर हिलाया। उसकी भौहें और भी सिकुड़ गई। यह तुम्हारे हाथों में कैसे आ गया? इसे एक शब्द में बयां करना मुश्किल है। वैसे भी इस नौकर को लगता है कि इसे वापस लाकर रानी वांग को सौंप देना बेहतर है। लीथू बाक ने अधिक पूछने की जहमत नहीं उठाई, बस इतना कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो इसे अंदर मत लाओ। होआंग तू हा ने पलकें झपकाईं और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मैं रानी के स्वभाव को आपसे बेहतर जानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि रानी इसके लिए आपकी आभारी होंगी। इसके विपरीत, यदि आप इस कारण रानी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यह कहकर वह सीधे कार से बाहर चला गया। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कोशिश करके देखो। उसके फिगर को देखते हुए होआंग तुहा केवल कड़वी मुस्कान दे सकता था, बैग का मुंह कस सकता था और उसे कुर्सी के नीचे दराज में रख सकता था, जहां वह पहले भी छिप चुकी थी। लीथू बाक उसे थाई क्यूक पैलेस की ओर ले गया और गार्ड को बहुत पीछे चलने का आदेश दिया। वे दोनों चुपचाप चलते और बातें करते रहे। उसकी कहानी सुनने के बाद लीथू बाक ने तुरंत पूछा, तो वर्तमान संदिग्ध लू परिवार के पिता और पुत्र और ट्रुओंग हैंगान हैं? यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इन 3 लोगों के बारे में संदेह प्रकट हो गया है। हालांकि अपराध करने की विधि के अनुसार लू झियुआन के पास एक बहाना था, और हालांकि झांग हैंगिंग और शी थुई ने एक दूसरे के खिलाफ गवाही दी, यह सही नहीं था। लेकिन यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि उन्होंने वेई जिमिन को मार दिया, पर्याप्त सबूत नहीं थे। क्या वेई शी मिन भूत प्रेत और देवताओं में विश्वास नहीं करता? हाँ, राजकुमारी के महल के लोगों ने कहा कि एक तो वह कभी भूत प्रेत या देवताओं में विश्वास नहीं करता था, 2 उसे सिर दर्द रहता था और भीड़ भाड़ और शोर शराबे वाली जगहों से नफरत थी, और 3 मरने से एक रात पहले वह गायब हो गया था। मुझे लगता है कि यह इस मामले में एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है। इसलिए अगला कदम यह जांच करना है कि उसकी मौत से पहले वाली रात वह कहाँ था। लीथू बाक ने सहमति में सिर हिलाया। वह उसे महल के भीतरी द्वार पर ले गया। आसमान पहले से ही काला हो रहा था। कढ़ाईदार ब्रोकेड जैसी चमकदार गुलाबी चमक ताइजी पैलेस और चांगान शहर के ऊपर आसमान को ढक रही थी, जो 2 लोगों के चेहरों को स्पष्ट रूप से रोशन कर रही थी। साथ ही उनके पीछे की 2 परछाइयां जमीन पर लंबी पड़ रही थी, एक दूसरे से उलझी हुई, अस्पष्ट और भ्रामक। उस झिलमिलाती धुंधली रोशनी के बीच ली शुबाई ने अपनी आंखें सामने ली झेंग पैलेस की ओर घुमाईं, उसे संकेत देते हुए, अंदर आओ। राजकुमार हा ने सिर हिलाया, लेकिन 2 कदम चलने के बाद वह पीछे मुड़े और पूछा, महाराज अभी तक कार्यालय नहीं पहुँचे हैं? लीथू बाक के पीछे से आ रही सूर्य की रोशनी उस पर परावर्तित हो रही थी। वह ब्रोकेड जैसे बादलों के आकाश के बीच में खड़ा था और स्पष्ट आंखों से उसे देख रहा था। सूर्यास्त शानदार है, शाम की चमक शानदार है। मैं रुकना चाहता हूँ और थोड़ी देर और देखना चाहता हूँ। राजकुमार हा ने फिर उसे सलाम किया और जाने के लिए मुड़ा। कुछ कदम चलने के बाद वह पीछे देखने से खुद को रोक नहीं सका। वह अभी भी वहीं खड़ा था, हाथ अपनी पीठ के पीछे बांधे, सूर्यास्त को निहार रहा था। यह उसके पीछे खड़े एक राजसी जेड पर्वत की तरह था, और जब भी वह अपना सिर घुमाती तो वह उसे देख सकती थी।
अस्थाई क्यूक पैलेस भी नक्काशीदार खंभों और स्तंभों से भरा हुआ था, जिसमें कई खांचे थे, लेकिन फिर भी इसकी भव्यता दाई मिन्ह पैलेस से तुलना नहीं कर सकती थी। हालांकि जब से रानी वोंग यहाँ आई है, महल की नौकरानियों ने देखभाल पर ज्यादा ध्यान दिया है। मंडप, मीनारे, फूल और घास को बड़े करीने से साफ किया गया है और काटा गया है। अब वे उतने जीर्ण शीर्ण नहीं दिखते जितने रानी के पहली बार आने पर दिखते थे। हालांकि यह पहले जैसा शानदार नहीं हो सकता था, लेकिन 300 साल के मौसम के तत्वों ने इस महल को एक प्राचीन और सुंदर रूप दिया था जो बेजोड़ था। वास्तव में रानी वांग ने उसे उपपत्नी गो के कारण खोजा था। सभी परिवर्तनों के बावजूद वह अभी भी पहले की तरह ही चमकदार और सुंदर थी। जब राजकुमार यहाँ पहुंचे तो रानी वोंग सूर्यास्त के समय बरामदे में एक तोते के साथ खेल रही थी। वह दरवाजे पर रुक गई, दूर से उसे देखती रही। केवल उसके लंबे काले बाल उसकी शुद्ध सफेद पोशाक पर रेशम की तरह गिरते हुए देखे, जो एक जल रंग पेंटिंग की तरह एक अलौकिक और दूसरी दुनिया का आचरण प्रकट कर रहे थे। दूर से खड़े होकर उसका चेहरा साफ साफ न देख पाने के कारण राजकुमार हाँ अभी भी उसके सुंदर चेहरे को देखकर दंग रह गया था। रानी वोंग जैसा व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत खुशहाल जीवन जी सकता है। हालांकि आने वाले दिन अभी भी धुंधले और निराशाजनक थे। हालांकि वह अंधेरी रात में समुद्र के बीच में एक छोटी नाव पर बैठी थी, छिपी हुई और भयंकर धाराओं का सामना कर रही थी, फिर भी वह शांति और शांति से अच्छी तरह से रह सकती थी। अचानक त्रुओंग लिन्ह ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और रानी वोंग ने देखा, होआंग तुहा को देखा, तुरंत एक जिनकगो रंग का लबादा पहना, त्रुओंग लिन्ह की बाह पकड़ी और घुमावदार गलियारे के साथ साथ इत्मीनान से उसकी ओर बढ़ी। होआंग तुहा ने रानी वोंग को देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल तरोताजा था, उसके मुंह पर मुस्कान थी। पहली नजर में कोई नहीं सोच सकता था कि वह 35 या 36 साल की है और ठंडे महल में किसी की नाराजगी नहीं थी। रानी वोंग होआंग तुहा के सामने नहीं रुकी, केवल उसे टहलने के लिए पीछे के बगीचे में चलने का संकेत दिया। हालांकि सूर्यास्त हो चुका था, लेकिन हवा अभी भी गर्म और घुटन भरी थी। पेड़ की छाया में खड़े होकर उसने देखा कि हवा बहुत गर्म और चुभने वाली थी। उसने सभी गैर मौजूद नौकरों को बाहर जाने को कहा और पेड़ की छाया में पत्थर की रेलिंग पर बैठ गई। राजकुमार हाँ ने तुरंत उत्तर दिया, बधाई हो महाराज। रानी वांग ने उसकी ओर देखा, किस बात पर बधाई? यह सेवक देखता है कि रानी का चेहरा ताजा और उज्ज्वल है, वह निश्चित रूप से जल्द ही महल में वापस आ सकेगी। रानी वांग मुस्कुराई, मेरे पास केवल कुछ सुराग हैं, मुझे अभी भी आपकी मदद की जरूरत है। यह देखकर कि रानी ने अपना मन बना लिया है, राजकुमार हाथ नीचे करके उनकी बात सुनने लगा। मैंने सुना है कि इस बार सम्राट ने आपको विशेष रूप से राजकुमारी के महल में मामले की जांच करने के लिए नियुक्त किया है ना? जी श्रीमान। लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, यूनुच डोंग ने कार्रवाई की है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मामला है जिसे आप सुलझा नहीं सकते। रानी वांग ने मुस्कुराते हुए झुकी हुई बैंगनी आर्किड शाखा को देखा और उदासीनता से कहा, बेशक, अगर यह मामला सम्राट को शाही उपपत्नी गो का असली चेहरा स्पष्ट रूप से दिखा सके या छिपे हुए अंदरूनी हिस्सों को उजागर कर सके, तो यह और भी बेहतर होगा। उसकी बात सुनकर राजकुमार हाँ ने तुरंत जवाब देने की हिम्मत नहीं की, बल्कि चुपचाप सोचने लगा। रानी वोंग ने उसकी ओर देखा, तुम क्या सोचती हो नपुंसक डोंग? क्या यह मामला उसी तरह आगे बढ़ेगा? मामला अभी भी अस्पष्ट है। यह नौकर सचमुच अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं करता। इसमें ऐसा क्या है जिसका अनुमान लगाने की हिम्मत न हो? अगर तुम्हें यह कठिन लगे तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
रानी वांग ने अपना हाथ उठाया और कुंडली को धीरे से घुमाकर देखा, फिर धीरे से बोली, लगभग खुद से ही बुदबुदाते हुए, राजकुमारी की शादी के बाद से शाही उपपत्नी गुओ अक्सर अपनी बेटी से मिलने के लिए बहाने बनाती थी। मैंने सुना है कि राजकुमार पत्नी को भी कोई शर्म नहीं थी और वे एक दूसरे के साथ खुलकर पार्टी करते थे। राजकुमार हा को उम्मीद नहीं थी कि रानी उसे इतना महत्वपूर्ण सुराग देंगी। वह इतना आश्चर्यचकित था कि वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। इसके अलावा क्या राजकुमारी डोंगचांग हाल ही में एक युवक का पालन पोषण नहीं कर रही है? यदि आपकी रुचि है तो जांच करके देखिए, हो सकता है आपको कुछ पता चले। आदमी। राजकुमार हा को पता था कि रानी वोंग जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रही थी वह वो तुयेन ही होगी। वो तुयेन और राजकुमारी डोंगजूंग के बारे में अफवाहें पूरी राजधानी में फैल चुकी थी, यहाँ तक कि रानी वोंग के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। राजकुमार हा ने चुपचाप अपनी आंखें नीची कर ली, अपने सीने में गर्म खून को उमड़ता हुआ महसूस किया। वह कुछ शब्द बुदबुदाने में कठिनाई महसूस कर रही थी। यह नौकर ध्यान रखेगा। बेशक आपको ध्यान देना होगा। मुझे लगता है कि आप गलती ढूंढने और सच्चाई का पता लगाने में सबसे अच्छे हैं, है ना? रानी ने अपना चेहरा ढकने के लिए एक फूल की शाखा पकड़ी, लेकिन अपने होठों की हल्की वक्रता को छिपा नहीं सकी। राजकुमार हा, अब जबकि पत्नी क्वैक अभिमानी और आत्मसंतुष्ट हो गई है, तो मेरे लिए उठकर महान मिंग महल में लौटने का यह सबसे अच्छा समय है। जब तुम पेंगलाई लौटोगे तो मैं सबसे पहले तुम्हें इनाम दूंगा। राजकुमार हा ने जल्दी से अपना सिर झुकाया और कहा, इस नौकर की हिम्मत नहीं है। यह नौकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और रानी वोंग के निर्देश जारी रखने का इंतजार करने लगी। लेकिन रानी वोंग ने सिर्फ हाथ हिलाया, पीछे हटो, मैं तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार कर रही हूँ। राजकुमार हा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। यदि इन चंद वाक्यों के लिए ही रानी वांग किसी को संदेश देने के लिए भेज सकती थी, तो उन्हें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? सोंग होआंग तुहा ने केवल अपने दिल में संदेह करने का साहस किया। उसने रानी वांग को प्रणाम किया और फिर जाने के लिए मुड़ी। उसकी आंखों के सामने पूरी तरह खिली हुई विस्टेरिया की अंतहीन शाखाएं थीं। डूबते सूरज की आखिरी बची हुई किरणें पूरे बगीचे को सुनहरा रंग दे रही थी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने दूर ऊंचे मंच पर लाल और जेड दरवाजों के बीच खिड़की के पीछे बैंगनी रंग में एक आदमी खड़ा देखा। उसकी तीखी आंखें एक बाज की तरह उसे घूर रही थी। हालांकि वह बहुत दूर खड़ी थी और उसका चेहरा साफ साफ नहीं देख पा रही थी, फिर भी वह महसूस कर सकती थी कि उसकी नज़र उसकी त्वचा के हर इंच को जांच रही थी, उसके माथे से लेकर उसकी नाक के पुल तक, उसकी ठुड्डी तक, फिर उसकी गर्दन तक। वह नज़र चाकू से भी ज्यादा तेज थी, सुई से भी ज्यादा तेज। जहरीले सांप द्वारा घूरे जाने का खौफनाक एहसास उसे सिहरन पैदा कर रहा था। गर्मी के दिन में भी उसकी त्वचा सिहर रही थी। उसे अकड़ता देख सामने वाला व्यक्ति जोर से हंस पड़ा। दूरी इतनी अधिक थी कि वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकी, केवल एक हल्की मुस्कान ही देख सकी। उसने अपने बगल में रखे पारदर्शी कांच के बेसिन पर अपना हाथ रखा। तभी होआंग तुहा को एहसास हुआ कि उसके बगल में 1 मीटर व्यास वाला गोल कांच का बेसिन है। उसके अंदर कई मछलियां थीं, कुछ काली, कुछ सफेद, लेकिन ज्यादातर लाल। उस व्यक्ति और मछलियों के झुंड को देखकर होआंग तुहा को दबाव से घुटन महसूस हुई। वह तेजी से घूमी और तेजी से चलने लगी, लैप चीन्ह पैलेस के बगल में छोटे फूलों के बगीचे से दूर भाग गई। क्योंकि वह बहुत तेज चल रही थी, इसलिए वह समय पर उसे नहीं देख पाई। कुछ ही देर बाद रानी वोंग उस आदमी के बगल में दिखाई दी।
रानी वुओंग उसके बगल में खड़ी थी। हुआंग तुहा को अपना सिर नीचे करके बाहर जाते हुए देख रही थी और धीरे से बोली, वह हुआंग तुहा है। क्वी वुओंग के बगल में डुओंग सुंग को भी है। ओह, उसने लापरवाही से जवाब दिया। उसकी नजरें अभी भी उससे हट नहीं रही थी। वह इतनी तेजी से चली मानो भाग रही हो। क्या वह हमारी कोई मदद कर सकती है? रानी ने फिर पूछा। वह मुस्कुराया और फिर बोला। उनकी आवाज थोड़ी ऊंची थी, लेकिन उनका लहजा धीमा था, जो लगातार खिंचता जा रहा था, जिससे लोगों को एक भयानक घुटन भरा विरोधाभास महसूस हो रहा था। ऐसी क्या जल्दी है, महाराज? जब तक आप महान मिंग पैलेस में वापस नहीं आ जाते, तब तक प्रतीक्षा करें। क्या आपको पता नहीं चलेगा? रानी ने अपनी भौहें उठाईं। क्या वह सफल होगी? चाहे वह सफल हो या न हो, महामहिम के पास अभी भी मैं हूँ, और उनके पास अभी भी राजकुमार क्वी है। अगर ये सभी लोग महामहिम को महल में वापस नहीं ला सकते, तो और कौन कर सकता है? रानी ने अपने होंठ सिकोड़े। उसके होंठ पहले से ही आड़ू के फूलों की तरह गुलाबी थे, अब खुशी से और भी लाल हो गए, जिससे रानी और भी खूबसूरत हो गई। वह सीधे देखने में असमर्थ थी। हालांकि दूसरे व्यक्ति ने रानी की ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई, केवल कटोरे में मछली को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और बुदबुदाया, हम। ऐसा लगता है कि मछलियां भूखी हैं। फिर उसने अपनी तर्जनी अंगुली को मुंह के पास ले जाकर जोर से काटा, जिससे तुरंत खून बहने लगा। उसने अपनी उंगली बेसिन में डुबोई, खून फैल गया, अंदर की मछली उबल गई, उसके हाथ के चारों ओर इकट्ठा हो गई, घाव को चाटने के लिए होड़ कर रही थी। रानी वांग खड़ी थी और उदासीनता से देख रही थी। मछलियां उसकी पतली सफेद उंगली के चारों ओर इकट्ठी हो गईं। मछली के शरीर पर चमकीले लाल रंग के साथ चमकीला लाल खून मिला हुआ था। पहली नजर में यह खून के धब्बे जैसा लग रहा था। रानी को अचानक थोड़ा असहज महसूस हुआ, इसलिए उसने अपना चेहरा दूर कर लिया, दूरी में राजकुमार हा की आकृति का अनुसरण करते हुए। राजकुमार हा ने चमकीले लाल रंग के नपुंसक के कपड़े पहने हुए थे, जो आसपास की दीवार के अंत में तेजी से चल रहे थे। आसमान में अंधेरा था। उसकी आकृति एक स्याही के पत्थर में एक छोटे लाल बिंदु की तरह थी। पलक झपकते ही वह बिना किसी निशान के गायब हो गई।